कारोबार, व्यापार, बिजनेस आज की तारीख में केंद्र और राज्य हर सरकार चाहती है कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। आप जिस भी प्रोफेशन, जिस भी कला में माहिर हैं, उसे आप प्रोफेशन बना लें और इस कदर बनाएं कि आप और 4 लोगों को रोज़गार दे सकें। यकीन मानिएगा, जो हमारा अगला पैनल है जिसमें बिजनेस मंत्रा ओनली जिस तरीके से काम करते करते हम अपनी संस्था को आगे ले जाने की तरफ फोकस करते हैं, आप में से जो इस मंच को अब ज्वाइन करेगा अपने आप में एक आइकॉन बन चुका है और आइकॉन बनकर आज दूसरों को न केवल नौकरी दे रहा है बल्कि एक आइडिया भी दे रहा है कि आप किस तरह से कार्य कर सकते हैं। तो IBC 24 के दुर्ग संवाद के इस मंच के ऊपर अब हैं बिजनेस लीडर्स, इनोवेटर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कार्य शायद अकेले या परिवार की किसी एक यूनिट के साथ शुरू किया होगा, लेकिन आज आपका व्यावसायिक अनुभव इतना बड़ा हो चुका है कि आज आप एक अम्ब्रेला की तरह दूसरों को भी छत्रछाया प्रदान करने में सक्षम हैं। जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर आप स्वागत कीजिए। हमारे साथ में प्रकाश सांकला जी हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के लंबा एक्सपीरियंस आप रखते हैं, सराफा एसोसिएशन दुर्ग के आप अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत आपका करता हूं, मंच पर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस मंच पर हैं संजय तिवारी जी, डायरेक्टर SR हॉस्पिटल। संजय सर, नमस्कार आपको। और जिस तरह आप मानव सेवा में जुटे हुए हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपसे ज़रूर पूछेंगे आपकी टीम के बारे में। अन्नू सिंह जी, डायरेक्टर अन्नू ब्यूटी स्टूडियो, नेहरू नगर भिलाई से, जिनको आप हम सबसे कहीं अधिक जानते हैं, परिचित हैं। आप ब्यूटी एनहेंसमेंट के क्षेत्र में लगातार वर्षों से, दशकों से कार्य कर रही हैं। श्रीमती कल्पना स्वामी, सहायक संचालक खेल विभाग, वो भी आप हमारे साथ इस मंच पर हैं और बच्चों को फिजिकली ट्रेन करते करते खेल से कैसे करियर बना सकते हैं, आप इसकी जीवंत मिसाल भी हैं और बच्चों को भी इसके लिए मोटिवेट आप कर रही हैं। मोहित मध्यानी साहब हैं, यंग डायनेमिक, प्रताप बिजनेस पार्क दुर्ग से आप डायरेक्टर महोदय हमारे साथ मंच पर हैं। आप सबका मैं इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रकाश सांकला जी, ये हमारा सौभाग्य कि आप सब हमारे साथ एक साथ इस मंच के ऊपर हैं। दुर्ग और दुर्ग के बाजार को लेकर ही मैं सबसे पहले पूछूंगा। अभी 2025 का आम बजट आया है, खुले बाहों से मिडिल क्लास ने स्वागत किया है। देश की इकोनॉमी आपके सामने है, प्रदेश की इकोनॉमी आपके सामने है। क्या लग रहा है आपको, ये वातावरण कारोबार के लिहाज से, दुर्ग के बाजार के लिहाज से आफ्टर बजट कैसा है? दुर्ग के हिसाब से क्या, पूरे इंडिया के हिसाब से, पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से जो बजट आया है वो बजट बहुत ही सरल बजट है और हर व्यापारी के लिए ये बजट जो है आगे उनको फ़ायदा देने के लिए ये आया गया है। और इस बजट में जो है सबसे मेन जो फ़ायदा, आज 12 लाख रुपए जो 12 लाख रुपए कर दिया गया है इनकम टैक्स, तो हर व्यापारी उससे बहुत संतुष्ट है और बहुत ही खुश है। अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि बाज़ार में आजकल निवेश का तरीका नई यंग जनरेशन का कुछ बदल गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे निवेश कर रहे हैं? चूँकि आप सराफा से जुड़े हैं तो सराफा में भी बढ़ते हुए दाम एक प्रॉब्लम ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इंडिकेशन है कि घटेंगे नहीं, अब तो ये ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। ये कैसा है जो आप बोल रहे हैं कि आज जो सराफा का जो आदमी, हर आदमी, आज नहीं, आज से 100 वर्ष पहले भी देख लीजिए, हर आदमी सोने में इन्वेस्ट सबसे प्राथमिकता देता है, सबसे फर्स्ट सोने पे इन्वेस्ट करना चाहता है। सोने की जो वैल्यू है, अभी आप देख लीजिए, मैं समझता हूँ 10 सालों के अंदर सोने की वैल्यू जो है कम से कम 100% से ऊपर ही उसको मतलब आपको बेनिफिट मिला है। हर आदमी जो है गोल्ड पे इन्वेस्ट, सिल्वर पे इन्वेस्ट इसलिए करना चाह रहा है कि समय पे जो है वो तुरंत उसके यूज आ जाती है। लेकिन दुर्ग में आपको नहीं लगता, आप सब लोगों के होते हुए, इतना अच्छा बाजार होते हुए, वेल कनेक्टेड होते हुए, सड़कों का उपस्थित होते हुए, यहाँ का जो कारोबार है वो पार्किंग की समस्या है, आपके सबसे बड़े मार्केट के आसपास पार्किंग एरियाज़ नहीं हैं, आप लोग बार बार इसे लेकर बातें बीच बीच में उठाते हैं, हम लोग दिखाते भी हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो लोकल लेवल पर मार्केट को अभी भी थोड़ा सा बांधते हैं, सीमित करते हैं। आप जो कह रहे हैं, मैं भी उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। ये क्वेश्चन आप नहीं भी पूछते तो मैं आपको बताता। आज हम लोगों ने जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, जो नगर निकाय में हमारी बात को सुनी जाएगी, जो महापौर हमारी बात सुनेगा, हम उन्हीं को जो आज आगे ला के और उन्हीं के साथ जो तालमेल करके आज दुर्ग का विकास करेंगे। आज दुर्ग का आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल पार्किंग की सबसे बड़ी जो दुविधा है पार्किंग की है। आज व्यापारी दुर्ग आना कोई भी नहीं चाहता।
आप देख लीजिए, जब व्यापारी अगर दुर्ग आएगा तो सबसे पहले उसको पार्किंग की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, और व्यापारी आने के लिए वहाँ पर जो पुलिस वाले भी होते हैं, सबसे पहले जो है कोई भी गांव का व्यापारी आता है उसको रोक देते हैं। तो व्यापारी, गांव वाला व्यापारी सोचता भैया मैं यहाँ ना जाके मैं सीधा रायपुर जाऊँ, या मतलब वो अपना वहीं से परचेस कर लेगा, दुर्ग आने के लिए कतरा रहा है। अभी आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, हर व्यापारी जीएसटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। जीएसटी में जो है हर व्यापारी, कोई छोटा मोटा व्यापारी भी अगर पर्सनल सामान भी लेके जा रहा तो जीएसटी वाला उसको रोक देता है। तो हम लोगों ने चैम्बर से गए, मैडम से मिले, और हमको बहुत अच्छा मतलब उनसे आश्वासन मिला, और हमारा जो है जिस दिन से हम उनसे मिल के आए उस दिन से हमारा मतलब जीएसटी वाले भी जो हमारे को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सर, ये इस मंच का काम ही है, संवाद का काम ही है कि आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाना। इस मंच के ऊपर जब सरकार के अंग बैठेंगे तब भी हम ये बात उनके सामने यहाँ इस मंच पर उठाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, हमारे साथ में एसआर हॉस्पिटल से डायरेक्टर संजय तिवारी जी हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुर्ग को आप कहाँ पाते हैं, क्या सबसे बड़ा चैलेंज है इसका आज की डेट? जहाँ मेडिकल कॉलेज की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में जो पहला मेडिकल कॉलेज है वह निजी मेडिकल कॉलेज, वह दुर्ग जिले में ही बना। स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है, वह पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो दुर्ग जिले में है, निजी मेडिकल कॉलेज। हमारे दुर्ग जिले में वर्तमान में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, और ये जो तीनों मेडिकल कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है और 2 निजी मेडिकल कॉलेज हैं, और तीनों जो मेडिकल कॉलेज हैं इनकी सीटें 150, 150, 150 है। आज जो है दुर्ग जिले में अच्छे अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, और दुर्ग जिले का जो ट्रीटमेंट है, जो चिकित्सा है वर्तमान में, वह बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। और पहले भी जब कोविड का कार्यकाल रहा हो या उसके पहले डेंगू आया हो, वैश्विक महामारी आई हो, तो दुर्ग जिले का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ का शासन प्रशासन जो है वह अस्पताल संचालकों का पूरा सहयोग करता है। मीडिया का भी पूरा सहयोग जो है अस्पताल संचालकों को, डॉक्टरों को मिलता है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस क्षेत्र में और विकास हो, इस क्षेत्र में और आप और आपका जो हॉस्पिटल है वो सेवाएं प्रदान कर सकें, इसके लिए हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। कल्पना स्वामी जी हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से। स्कूल से आपने वॉलीबॉल को चुना, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलीट्स में आप नंबर 1 रहे, खेलों को करियर बनाया, NIS कोच बने, PTI ट्रेनिंग के तौर के ऊपर आपने शुरुआत की, और आज आपके ट्रेंड बच्चे, ये फ़ख्र की बात है कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं। खेलों को लेकर वातावरण कैसा है मैडम? किस तरीके के वातावरण की आप उम्मीद करते हैं कि कम से कम दुर्ग में हो, छत्तीसगढ़ में हो? बच्चों के लिए फैसिलिटियां पर्याप्त हैं? क्योंकि जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ एक अच्छे स्टेडियम की मांग, एक अच्छे मैदान की मांग होती रही है। मैंने तो 91 से ज्वाइन किया था स्कूल में, तब हज़ारों बच्चे मैंने निकाले, और बच्चे आज अपनी अपनी जगह पर जॉब कर रहे हैं। मगर जो संसाधन उस समय हमारे पास थे उसमें हमने बच्चों को खिलाया। जैसे मुझे क्रिकेट खिलाना रहता था तो मेरे स्कूल में एक स्टेज बना हुआ था, तो मैं विकेट के लिए स्टेज में 3 डंडी खींचकर मैं बच्चों को खिलाती थी। तो अब तो काफ़ी सुविधाएं मिल चुकी है, मगर फिर भी हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जैसे मैं देखती हूँ कि सॉल्ट लेक में है, तालकटोरा में है, अब एक रायपुर में भी इंटरनेशनल स्टेडियम बना है, मगर क्या सभी खेल एक ही छत के नीचे हो, ऐसा कोई हमें स्टेडियम प्राप्त नहीं हुआ है। बच्चे के एक शारीरिक विकास के लिए एक अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए, और ग्राउंड के साथ साथ जब कोई भी हम प्रतियोगिता कराते हैं तो सबसे पहले हमें ये लगता है कि जैसे हम ही नेशनल कराते हैं तो ऐसे हमें कमरे नहीं रहते हैं कि हम स्कूलों में बच्चों को रुकवाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि एक स्टेडियम बने, उसमें सारे कमरे बने, लैट्रिन बाथरूम अटैच हो, जिम हो, प्रॉपर हो, और एक मतलब कहना चाहिए कि कोचेस हो प्रॉपर जो बच्चों को सिर्फ खिलाएं, ऐसा होना चाहिए। मगर ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा स्टेडियम बने। IBC 24 के माध्यम से मेरी बात उन तक जाए जो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि ये संवाद का मंच बना ही इसलिए। और आपके बारे में 2 बातें मैं और दर्शकों को बताना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया के कुरेशिया में
2019 में, मतलब 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक्स टीम के आप हेड डेलीगेशन के तौर पर शामिल रहे हैं। फिर सिविल सर्विसेज गेम्स में वॉलीबॉल एथलेटिक्स टीम में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया। जोरदार तालियां इस बात पर बजाइए। लेकिन मैम, जो बात आप कह रहे थे कि आप हों, बाकी के एथलीट्स हों, बच्चे हों, उन सबको क्या हम उस लेवल की ट्रेनिंग या एटलीस्ट वहाँ उन्हें किन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है, क्या उसकी एक झलक भी दे पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में? और अगर ऐसा नहीं है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बता ही दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जैसे पर्टिकुलर कोचेस उनके लिए रहे, फिर उन बच्चों को, एक अच्छे एथलीट को एक अच्छे डाइट की भी ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें उन बच्चों को मिलेगा तभी वो, आप देखिए छत्तीसगढ़ से कोई भी, अभी आप ऐसा पिछले ओलंपिक में हर जगह से, हरियाणा से थे, केरल से थे, मध्य प्रदेश से थे, मगर छत्तीसगढ़ से कोई भी नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत टैलेंट है, बस उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एक ऐसे स्टेडियम की ज़रूरत है, एक ऐसे कोच की ज़रूरत है जो उनको पर्टिकुलर कोचिंग करे, और बच्चा सिर्फ खेलने आया है तो स्टेडियम में रहे, उसको पूरी ट्रेनिंग मिले, खेले, तब जाकर वो ओलंपिक में मेडल ला सकता है। मैं तो यहाँ से आपके माध्यम से, IBC 24 के माध्यम से उन सारे पेरेंट्स को भी अनुरोध करती हूँ कि आप बच्चों को खेलने ज़रूर भेजिए, क्योंकि ये खेल ही एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जो आपके बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास करता है और बच्चे को स्वस्थ रखता है। वेल सेड, बहुत अच्छी बात आपने की। और कल्पना स्वामी जी इसकी जीवंत मिसाल है। आपको कहीं और जाना नहीं है, खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बन सकते हो अपनी फील्ड में। ये पुरानी जो कहावत है इसको थोड़ा सा बदल सकें। और मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे मैम कि पहले जिन पात्रों के ऊपर हम जीवनियाँ देखते थे, बायोपिक्स देखते थे, उनमें अब बहुत से स्पोर्ट्समैन शामिल हैं, स्पोर्ट्स पर्सन शामिल हैं। तो आई एम श्योर कि उससे भी एक वातावरण थोड़ा चेंज हुआ है। जो अवेयर हैं वो बहुत अवेयर हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपके पास फिर वापस लौटता हूँ। यहाँ हमारे साथ अन्नू सिंह जी, डायरेक्टर अन्नू ब्यूटी स्टूडियो। योरसेल्फ, जिस तरीके से आपने अपने आप को पोर्ट्रे किया है, प्रेजेंट किया है, बताने की आवश्यकता नहीं कि आप आज के दौर की विमेंस को कॉन्फिडेंस देने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। कितने दशक हो गए हैं आपको सर्व करते यहाँ, अब आपके प्रोफेशन को, आपके इंस्टीट्यूशन को और उसके काम को सीरियसली लोग लेते हैं? सर, मैंने अपनी जर्नी चालू की थी 40 इयर्स बैक 1984 में। मैं वैसे तो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। जी, मैं आपके बारे में थोड़ा सा और कुछ देर बाद आता, लेकिन आपने चूंकि जिक्र इस बात का छेड़ दिया तो मैं बता दूं कि आपने स्पोर्ट्स से टर्न किया सीधा यहाँ। वो शिफ्ट पे मैं आता बाद में, लेकिन ठीक है, चर्चा छिड़ गई। बताइए जी, कैसे इस तरफ आना हुआ? उस टाइम पे मैं कॉलेज में थी, तो किसी ने मुझे चैलेंज किया कि तुम खेलने वाली लड़की हो, तुम ये खूबसूरती वाले काम नहीं कर सकती हो। तो एट दैट टाइम उसको मैंने बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्ट किया। मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। 40 साल पहले कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी इनकी। तो मैंने नेक्स्ट डे से बाल काटने शुरू किए और आज मैं यहाँ हूँ। मैं 40 साल से इस फील्ड में हूँ। 11 साल बाद मैंने फिर डिप्लोमा लिया था दिल्ली जाके, विमेंस वर्ल्ड इंटरनेशनल, और तब से मैं काम कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं महिलाओं को कि जब आप कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हो और उस पर काम करना शुरू करते हो तो आपके लिए बहुत सारे हर्डल्स खड़े हो जाते हैं। आप जब सक्सेस होने लगते हो तो आपको खींचने के लिए बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हो जाती है। उस टाइम पे आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फोकस रख के काम करेंगे तो बहुत लंबा आप जर्नी कर सकते हो। और मैं खुश हूँ कि भिलाई में मैं पैदा हुई, यहाँ पली बड़ी, यहाँ एजुकेशन सब यहाँ हुआ, और मैं यहाँ के लोगों को 3 जनरेशन को सर्विस दे रही हूँ आज भी। और मैं यंग जनरेशन के साथ भी आज बैठी हूँ, काम कर रही हूँ। तो ये जर्नी मेरी तो भिलाई के लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा कि मुझे इतने दिनों तक उन्होंने काम करने का मौका दिया। महिलाओं को, युवतियों को मोटिवेट करते हैं अपने आने वालों को कि आप लोग फिटनेस पर भी काम करें, क्योंकि आप फिटनेस से भी जुड़े रहें। तो आप क्या बोलते हैं? आज की तारीख में जनरेशन में अवेयरनेस बढ़ी है, आज ब्यूटी इंडस्ट्री इन दुर्ग आप कैसे पाते हैं?
ब्यूटी इंडस्ट्री आपके लिए तो मुश्किल था ऑब्वियसली। जी हमारे टाइम पे तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी तो ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत बहुत बराबरी में बैठी है दूसरे और इंडस्ट्री के। और अभी जो लोग इसमें आ रहे हैं, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे टाइम में एजुकेशन नहीं था, तो इस टाइम पे अगर इसको अगर सिलेबस में भी ले लिया जाए तो बहुत ही ये काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिकल से नहीं काम होता है, इसमें पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो ये एजुकेशन के साथ अगर सिलेबस में इंक्लूड की जाए तो बच्चों को बहुत हेल्प मिल सकती है। बहुत अच्छी बात आपने की और आई एम श्योर कि ये बात हम भी आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी बदलती एजुकेशन पॉलिसी में हम सारे विंग्स को वेलकम कर रहे हैं, तो वाई नॉट, ये आज का हिस्सा है। आज कोई भी वर्ग ब्यूटी इंडस्ट्री का सहयोग लिए बिना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन इसमें कुछ और 2-3 छोटे छोटे सवाल है, मैं कुछ देर बाद आपके पास आता हूँ। हमारे साथ इस वक्त मोहित मध्यानी साहब हैं, डायरेक्टर हैं आप प्रताप बिजनेस पार्क दुर्ग से। मोहित जी, मैं आपको कई मंचों पे मिल चुका हूँ, देख चुका हूँ दुर्ग में, और स्पेशली ये जो वेंचर जिसके बारे में हम बता रहे हैं प्रताप बिजनेस पार्क, और यहाँ बिजनेस का माहौल कैसे देखते हैं आप दुर्ग में? गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रताप बिजनेस पार्क एक हमारा फर्स्ट रियलाइज्ड प्रोजेक्ट है दुर्ग में। हम ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा अपना बिजनेस ऑटोमोबाइल लाइन से स्टार्ट किया था, कार की डीलरशिप्स में हमारे पास, हम उस लाइन से जुड़े हुए हैं। हम 6 महीने पहले ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किए थे, हमारे पिताजी के नाम से हमने प्रोजेक्ट रखा गया है। हमको बहुत विश्वास है कि आज जिस स्थिति में हम हैं वहाँ हम अच्छे वॉल्यूम्स में हमने काम कर चुके हैं। एंड हम धन्यवाद देते हैं दुर्ग के जितने व्यापारी हैं, ना कि सिर्फ कपड़ा, तेल, अनाज, किराना, सभी व्यापारियों ने अपना उतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड्स अवर सक्सेस। थैंक यू। यहाँ अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब आप राजधानी से बहुत दूर ना हो और बहुत पास भी ना हो, आप एक ट्विन सिटी का हिस्सा हो जिसमें आधा पार्ट एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर या एजुकेशन हब के तौर पर ऑलरेडी फेमस है, स्टैब्लिश है, वहाँ बिजनेस के स्कोप क्या देखते हैं? देखिए, हम व्यापार हमारा रायपुर में भी है और हम दुर्ग में भी है, बट दोनों जगह बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। व्यापार करने का तरीका हो, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस हो, और उस माहौल का, एटमॉस्फेयर का डिफरेंस की मैं बात करूं, ट्विन सिटी ज़रूर है, रायपुर से केवल 40 किलोमीटर की दूरी है शहर की, बट बहुत डिफरेंस है। तो इसमें हमारे सरकार का योगदान बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स टू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, यहाँ बहुत सा यूथ क्राउड है, लेकिन थोड़ा बगल में हमारा जो भिलाई और दुर्ग ट्विन सिटी है, इसमें आप देखें कि भिलाई सेक्टर में आप जाते हैं तो एकदम यूथ पॉपुलेशन है, एजुकेशन के लिए आई हुई पॉपुलेशन है। वहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शायद अपने तरह का बिजनेस डिमांड करता होगा, उनकी अलग डिमांड्स हैं। पर दुर्ग शहर के भीतर आप आते हैं, इस एरिया में आते हैं, तो थोड़ा सा टेम्परमेंट बदला हुआ नज़र आता है। आप कैसे ब्रिज कर रहे हैं उसे? देखिए, यूथ बहुत यूज रिसोर्स में अवेलेबल है जो एजुकेशन यहाँ से अपनी कंप्लीट करता है, हायर एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन, बट वो वहीं तक सीमित हो जाता है। उसके बाद वो अपने बेस्ट वर्क प्लेस को चुनता है जहाँ उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे शहर में मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, तो शायद यहीं रुकेगा वो, एंड यहाँ का पैसा यहीं रहेगा जो आज बाहर जा रहा है। प्रकाश जी, आपके मुताबिक यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? क्योंकि आप चेंबर से जुड़े हुए हैं, चेंबर से हम रायपुर में भी कई बार बात करते हैं, उनके जैसे एक आपने जीएसटी का जिक्र किया और एक स्थानीय लोकल लेवल की समस्या, आपने अपना मैनिफेस्टो दे दिया है, ये दैट इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है। जब वो आपके पास आ रहे हैं तो आपने पहले ही बता दिया कि आपको क्या चाहिए। लेकिन इसके अपार्ट, इसके इतर क्या ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो दुर्ग का व्यापारी, दुर्ग का चेंबर फेस कर रहा है? सबसे बड़ी जो सुविधा दुर्ग में, एक ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा बिल्कुल नहीं है। ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा ना होने के कारण दुर्ग का व्यापार अपने आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ट्रांसपोर्टिंग होने से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने में आदमी को बहुत बड़ा सहूलियत होती है। कोरियर की सुविधा नहीं है, तो उसके कारण भी जो है आज व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किस तरह के ट्रांसपोर्ट की आप बात करें? ट्रांसपोर्ट जैसे रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, किस तरह की? सब ट्रांसपोर्टिंग की यहाँ पर जो है सुविधा नहीं है। आज ट्रांसपोर्ट जैसे यहाँ से माल भेजना है, अपने को अहमदाबाद भेजना है, नागपुर भेजना है या रायपुर ही भेजना है, तो मतलब समझ लो कि अपने को उसके लिए 2 दिन वेट करना पड़ता है। या तो कोई ट्रांसपोर्ट में जाके पड़े रहेगा, जब तक उसका पूरा लोड नहीं होगा तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट से रायपुर माल नहीं कोई पहुँचेगा। खास वजह आप इसकी पाते हैं? एक से बढ़कर एक पॉलिटिशियन इस इलाके की पहचान बने, पॉलिटिशियंस अलग अलग पार्टियों से रहे, बावजूद इसके इसका ये हाल? उसका एक ही कारण है कि यहाँ पर जो है हर आदमी हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
व्यापार की अगर हिम्मत करेगा ना तो व्यापार दुर्ग का रायपुर से आगे है। हमारे साथ में जो पूरा पैनल है उसको हम थोड़ा एक एक सवालों से कंक्लूड करेंगे। अन्नू जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने तो बहुत सारे चैलेंजेस देखे, फेस किए, उनको आज आप लेकर आगे आई हैं, लेकिन आज आप लोगों का और स्थानीय लोकल लेवल पर ब्यूटिशियन का सबसे बड़ा कंपटीशन सारे नेशनल ब्रांड्स हैं। शायद ही कोई ऐसा छूटा हो जो छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रुख नहीं करता है, उनसे भी आपका डायरेक्ट मुकाबला है। फिर आजकल लोग बाग नेट देख करके सेल्फ भी कई सारी चीज़ें ट्राई करने लगे। इसे आप, इस ट्रेंड को आप कैसा मानती हैं? अपने लिए चैलेंज मानती हैं या अपनी इंडस्ट्री के लिए बेहतर मानती हैं? चैलेंज तो सर 40 साल पहले भी मैंने लिया था और अभी भी लेती हूँ, लेकिन ये जो नेट से देख के जो काम होता है, और जो वही मैं कह रही थी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो नेट में हमें वो एजुकेशन नहीं मिल पाता है। वहाँ देखा और यहाँ किया और फिर 4 दिन बाद बंद, तो वो वाला जो कल्चर एक चला हुआ है वो बहुत अभी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन जो एजुकेशन के साथ में जो लोग कर रहे हैं वो अभी भी गिने चुने हैं जी। तो बहुत ज़्यादा कोई इतना डिस्टर्बिंग नहीं है, वो आएगा और चला जाएगा। विमेन एम्पावरमेंट की हम ढेर सारी बातें करते हैं, लड़कियों की संख्या स्पोर्ट्स में बढ़ी है, लेकिन क्या पर्याप्त है? क्योंकि बच्चियां जो कर रही हैं, जिनके माता पिता भी हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अलग स्तर के ऊपर नाम कमा रही हैं, लेकिन आज भी शायद वो संख्या नहीं है जिसकी उम्मीद आप हम करते हैं। आप क्या सोचती हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भी वो संख्या नहीं है, फिर भी अब पहले से तो अभी ज़्यादा लड़कियां जो है बाहर निकल रही हैं, खेल रही हैं, और फिर भी पेरेंट्स थोड़ा सा इनसिक्योर बेटियों के मामले में रहते ही हैं। उनको लगता है कि मेरी बेटी सुरक्षित है कि नहीं, मगर क्या होता है जब बेटी घर से निकल के कोच के पास खेलने जाती है तो उसको जो वातावरण वहाँ पर मिलता है तो बहुत सेफ वातावरण रहता है। और बेटियाँ खेल रही है, हमारी तो भिलाई की बेटी है, आकर्षी कश्यप है, सबा अंजुम है। जोरदार तालियां ज़रा बजाइए। आप जिनके नाम ले रहे हैं ये प्राउड है हमारा, और इन बच्चियों ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, आपने उनका संघर्ष भी देखा होगा जिनका नाम आपने लिया है। हाँ, मैं तो सबा अंजुम तो मेरी भी स्टूडेंट रही है, मैंने उसका संघर्ष देखा है। और पत्राचार से जब वो एग्ज़ाम दे रही थी 10th बोर्ड, तब भी मैं उस फ्लाइंग स्क्वाड में चेकिंग में गई उसके पास, तब भी मैंने देखा कि वो लिख रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पेपर अच्छे से बना रही है। और आकर्षी कश्यप को भी मैंने एशियन बैडमिंटन टीम में खेलने ले गई थी, मैं भी उस टीम की मैनेजर थी। जी जी, और नागपुर में टूर्नामेंट हुआ प्राउड था। मोमेंट। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। हमारे साथ में संजय तिवारी जी। संजय जी, एक बड़ा चैलेंज जो आप इस मंच पर हमारे से शेयर करना चाहें आज का, मेडिकल फील्ड का, आपके अस्पतालों के नेटवर्क से जुड़े, किस बात को आप इस मंच पर रखना चाहेंगे जिसे आपने भी टारगेट में रखा हो कि हमें इसे दूर करना है? जैसे अस्पताल लेना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डालना एक बात, लेकिन जो पैरा स्टाफ है, उसमें काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी दक्षता है, क्या इससे जूझ रहे हैं हम, इस तरह के स्किल्स पर्सन से? क्या आपके मुताबिक चैलेंज है? किसी भी अस्पताल में जो चिकित्सा है उसकी सुविधाएं जो उपलब्ध कराने के लिए एक जो टीम होनी चाहिए, जो स्किल टीम होनी चाहिए। जो भी अस्पताल है जो उसका संचालन होता है उसमें डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर के साथ में नर्सिंग स्टाफ रहता है और पैरामेडिकल टेक्नीशियन रहते हैं। तो जो डॉक्टर का काम होता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, उसके अंदर में केवल डॉक्टर अकेले काम नहीं करता है, डॉक्टर के साथ टीम काम करती है। उसके अंदर जो कोर्सेज होते हैं, ओटी टेक्नीशियन के कोर्स हैं, उसकी पढ़ाई होती है। टेक्नीशियंस या पैरा स्टाफ ये भी उतनी आवश्यक हैं, उनकी दक्षता की दिशा में भी अगर ज़िला और बाकी के संस्थान काम करें तो बेहतर हैं। मैं आप सभी को इस मंच के ऊपर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जिस एक्सपर्टाइज से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से दूसरों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो कमेंटेबल है। आप सबको सल्यूट है, आपकी टीम को धन्यवाद है कि आपने आज यहाँ तक अपने संस्थान पहुँचाए। ज़ोरदार तालियाँ हमारे शानदार पैनल के लिए, ज़ोरदार तालियाँ होना चाहिए मित्रों, एक गर्मजोशी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर।